पर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो जो पेपर हमने कल लास्ट में है जो आपके साथ सॉल्व किया था, राजस्थान का पेपर है, यहाँ पर 2011 का पेपर है। तो जो भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ क्लास को ज़रूर लाइक किया करें, जिससे आपके लिए अपकमिंग टाइम में जितनी भी क्लासेस होती हैं आपको क्या हो जो एक हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था। बिफोर दैट मैं बता दूं कि आपके लिए बहुत ही जल्दी आपको पीडीएफ फॉर्मेट तो अवेलेबल होता ही है, लेकिन चैनल के अलावा जो लोग पीडीएफ परचेस करते हैं अलग अलग जगह एग्ज़ाम्स की, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके उन पीडीएफ को ले सकते हैं, या फिर ऑफिशियल ऐप जो मेडिकल एंड नर्सेस हब की ऐप है वहाँ जाके पेपर्स को ले सकते हैं। उसके अलावा बहुत ही जल्दी आपके लिए मे बी February 1st वीक से जो प्रिंटेड मटेरियल है वो अवेलेबल करवाया जाएगा, जिससे आप कहीं से भी किसी भी स्टेट में कहीं पर भी रहते हो तो आपको कोरियर के थ्रू पूरा प्रिंटेड मटेरियल है जो आपके पास भेज दिया जाएगा। और उसके चार्जेस इतने मिनिमल रखे जाएंगे कि हर एक जो भी नर्सिंग का कैंडिडेट होगा उस चार्ज को है जो अफोर्ड कर पाएगा। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था। क्वेश्चन था पोर्टल सर्कुलेशन इज रिलेटेड टू। तो पोर्टल सर्कुलेशन किससे रिलेट करता है? ऑप्शन में था ब्रेन, हार्ट, लंग्स या फिर लिवर। तो पोर्टल सर्कुलेशन किससे रिलेट करता है? तो ये रिलेट करता है किससे? लिवर से। किससे करेगा? लिवर से। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन यदि पूछे तो वो होगा लंग्स आपका, लेकिन यदि यहाँ पर पूछा है किसके लिए सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन पूछा है तो वो किसके लिए है? यहाँ पर वो है लिवर के लिए। जो गट्स और जो आपकी हमें कह सकते हैं गट्स हो गया, लिवर हो गया, यहाँ पर जो भी सर्कुलेशन होता है वो क्या कहलाएगा? पोर्टल सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन यहाँ पर हार्ट और लंग्स के बीच में होता है वो कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज फूड रिजर्वर इज नोन एज। भोजन रखने का आगार या फिर थैला किसको कहते हैं हम? ईसोफेगस को, स्टमक को, छोटी आंत को कि बड़ी आंत को? किसके लिए कहेंगे हम फूड रिजर्वर? मतलब फूड को स्टोर करने का काम है जो कौन करेगा? ईसोफेगस करेगी, स्टमक करेगा, छोटी आंत करेगी कि बड़ी आंत करेगी? तो इसको स्टोर करने का काम करता है क्या? स्टमक। क्या करता है? स्टमक। अब यहाँ पर जो कैपेसिटी होती है वो होती है 500 से 700 ग्राम तक की स्टमक की। एडल्ट की बात कर रहे हैं हम। फूड रिजर्वर क्या कहलाएगा? स्टमक। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं मेनली वो कहाँ पर होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यदि आपको एब्जॉर्प्शन पूछते हैं सबसे ज़्यादा जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन रिजर्वर पूछते हैं तो क्या है? स्टमक। नेक्स्ट वन इज राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू। तो जो लंग्स हैं, दोनों लंग्स हैं जो इनमें लोब्स होते हैं, तो राइट लंग्स में कितने लोब्स होंगे और लेफ्ट लंग में कितने लोब्स होते हैं? तो यहाँ पर कहा है कि राइट लंग्स में कितने लोब्स होंगे? 1 लोब, 3 लोब, 2 लोब्स या फिर 4 लोब्स? तो कितने लोब्स होंगे? तो जो राइट लंग्स होता है इसमें होते हैं 3 लोब्स। कितने? 3 लोब्स। लेफ्ट लोब में होते हैं ओनली 2 लोब, सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब। जो लोब्स होते हैं लंग्स में इस तरीके से यदि हम बात करें तो यहाँ पर यदि बात करते हैं हम राइट लंग्स की तो राइट में होते हैं 3 लोब, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर लोब। और जो लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 लोब होंगे, सुपीरियर एंड इन्फीरियर लोब। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि राइट लंग्स में कितने लोब होंगे? तो राइट लंग्स में लोब होते हैं कितना? 3 लोब्स। लेफ्ट का पूछें तो 2 लोब्स। कौन कौन से? सुपीरियर एंड इन्फीरियर, लेकिन राइट में होगा सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर। नेक्स्ट वन इज रिजर्वर ऑफ यूरिन इज नोन एज। तो यूरिन का रिजर्वर किसको कहा जाएगा? यूरिन आप कहाँ स्टोर कर सकते हैं? ब्लैडर में, स्प्लीन में, किडनी में कि लार्ज इंटेस्टाइन में? मूत्राशय, प्लीहा, गुर्दे या फिर बड़ी आंत? तो सबको पता है यूरिन का स्टोरेज कहाँ पर होता है? ब्लैडर में। कहाँ पर? ब्लैडर में। किडनी फिल्टर करने का काम करेंगी, लेकिन स्टोरेज का, रिजर्वर का काम कौन करेगा? ब्लैडर। नेक्स्ट वन इज
जॉइंट्स ऑफ स्कल आर नोन एज, तो जो आपकी खोपड़ी में या फिर कपाल के जो संधियां हैं क्या कहलाती हैं? सूचरल जॉइंट्स, कार्टिलेजियस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर है जॉइंट्स ऑफ स्कल, क्या है? जॉइंट्स ऑफ स्कल इज नोन एज, तो स्कल के जो जॉइंट्स हैं इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको यहाँ पर जनरली जो ऑफिशियल आंसर की इसके अकॉर्डिंग तो आपका आंसर जा रहा है लास्ट वन, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि सूचरल जॉइंट्स भी होंगे, मेनली फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं जो ब्रेन है, लेकिन यहाँ पर कार्टिलेजियस जॉइंट्स भी कुछ अवेलेबल होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो स्कल के जॉइंट्स कहे हैं वो क्या है यहाँ पर? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज डर्मेटोन इज द पार्ट ऑफ, तो डर्मेटोन किसका हिस्सा है? बोन का, जॉइंट्स का, मसल का कि स्किन का? क्या है यहाँ पर? डर्मेटोन। डर्मेटोन किसका पार्ट है? बोन का है, जॉइंट्स का है कि मसल का कि स्किन का? तो डर्मेटोन पार्ट है किसका? स्किन का। किसका? स्किन का पार्ट है। सेंसरी नर्व होती हैं जो स्किन के यहाँ पर, जो कि स्पेसिफिक स्पाइनल नर्व के रूट तक जाएंगी, तो क्या कहलाती हैं? डर्मेटोन। और ये किससे रिलेट करेगा? ये करेगा स्किन से, हड्डी त्वचा से। ऑप्शन में है यहाँ पर द गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय, जठर स्त्राव या फिर गैस्ट्रिक जूस, इनका जो प्रोडक्शन है वो कौन करेगा? लीवर करेगा, पैंक्रियास करेगा, स्टमक करेगा कि इंटेस्टाइन करेगा? कौन करेगा गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन? तो गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन कौन करेगा? आंसर दीजिए आप लोग। तो गैस्ट्रिक जूस का जो प्रोडक्शन होता है वो करता है स्टमक। कौन करेगा? स्टमक, जिसमें मेनली HCl, गैस्ट्रिक जूस में मेनली HCl होता है, लाइपेज होगा, पेप्सिन होगा। और गैस्ट्रिक जूस है जो, इसको मेनली बनाने का काम कौन करेगा? प्रोड्यूस करने का काम कौन करेगा? तो वो करेगा स्टमक। मेन जो गैस्ट्रिक जूस है वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। नेक्स्ट वन इज द थायरोक्सिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, तो थायरोक्सिन को कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड या फिर थाइमस? तो अलग अलग ग्लैंड्स अलग अलग हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को तो हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। अब इसका एंटीरियर पोस्टीरियर दो अलग अलग हिस्से होते हैं जो अलग अलग हार्मोन को रिलीज करते हैं। थाइमस जो ग्लैंड है, ये जैसे जैसे प्यूबर्टी आएगी, आप जैसे जैसे एज्ड होंगे आपकी ग्लैंड जाएगी, और एक इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। और जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसको रिलीज करने का काम कौन करेगी? थायराइड ग्रंथि, जो कि नेक में प्रेजेंट होती है। नाउअडेज मोस्ट कॉमनली यदि लेडीज़ में पूछी जाए तो थायराइड की प्रॉब्लम में हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म, आपको 100 में से 70 लेडीज़ में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी थायराइड की। तो यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट कौन करता है? थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज द ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल, तो एक कार्डियक साइकिल हृदय चक्र को पूरा होने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। जनरली जो यदि आपको टाइमिंग पूछते हैं तो वो होती है आपकी 0.8 सेकेंड। कितना? 0.8 सेकेंड होती है वन कार्डियक साइकिल को पूरा कंप्लीट होने में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, तो यहाँ पर आप इसको चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको 0.8 सेकेंड है जो कर सकते हैं, जो कि क्या है? नॉर्मल कार्डियक जो साइकिल है इसको कंप्लीट होने का ड्यूरेशन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट वन इज द नर्व विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, देखने के कार्य में तंत्रिका सहायक होती है। तो देखने के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है? ऑल्फैक्टरी, फेशियल, ऑप्टिक या फिर ऑकॉस्टिक? तो कौन सी नर्व विजन के लिए है? तो वो है ऑप्टिक नर्व। कौन सी? ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ द ईयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो कान का काम ओनली सुनना बस नहीं होता है, बॉडी के बैलेंस को बनाने का काम भी कान ही करते हैं। आप याद रखें, अब कान का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आपके बॉडी बैलेंस को बनाने का काम करेगा? सेमिनुलार कैनाल्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स, कोक्लिया या फिर ऑसिकल्स? ऑसिकल्स का मतलब है यहाँ पर
जो बोन्स होती हैं, मिलिया सिनकस स्टेपस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको हम ईयर ड्रम कहेंगे, सेमिलुनार कैनाल्स या फिर कोक्लिया। तो कौन सा पार्ट है कान का जो आपके बॉडी बैलेंस में हेल्प करेगा? तो वो है सेमिलुनार कैनाल्स। क्या है? सेमिलुनार कैनाल्स। नेक्स्ट इज नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज। तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? 100 ml, 600 ml, 400 ml या फिर 500 ml। अब टाइडल वॉल्यूम है क्या? क्या है? टाइडल वॉल्यूम है क्या? तो आपको पता रहे, टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन और आउट ऑफ द लंग्स विथ ईच रेस्पिरेटरी साइकिल। हर एक रेस्पिरेटरी साइकिल में जितनी एयर आप अंदर लेते हैं, कितनी बाहर छोड़ते हैं, वो क्या कहलाएगा? टाइडल वॉल्यूम। और एक एवरेज हेल्दी एडल्ट में होते हैं कितनी? 500 ml। यहाँ पर मेल फीमेल करके नहीं पूछा, मेल में पूछे तो 500, पर्टिकुलरली यदि पूछते फीमेल में पूछे तो 400 ml। लेकिन ओनली डायरेक्ट पूछते हैं कि व्हाट इज़ द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, तो आपको आंसर करना है 500 ml और 500 ml। हर एक रेस्पिरेटरी साइकिल में, ईच रेस्पिरेटरी साइकिल में लंग्स में कितनी एयर अंदर आती है और कितनी बाहर जाती है, वो इन और आउट होगा एयर की वॉल्यूम, वो कहलाएगी टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल हेल्दी पर्सन में होती है 500 ml। नेक्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म मीन्स। तो एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है? स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी, मिक्सिंग ऑफ एनर्जी इन वाटर, चेंजेस ऑफ एनर्जी। एनाबॉलिज्म का अर्थ है एनर्जी का संग्रहण, एनर्जी का टूटना, एनर्जी का पानी में मिलना या फिर एनर्जी का बदलना। तो ये कहलाएगा स्टोरेज ऑफ एनर्जी। मेटाबॉलिज्म कहते हैं आप तो ब्रेक डाउन कहेंगे हम, पच रहा है, कुछ भी टूट फूट हो रही है। एनाबॉलिज्म का मतलब है स्टोरेज ऑफ एनर्जी। क्या है? स्टोरेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वन इज प्रोलैक्टिन हार्मोन इज हेल्पफुल टू प्रोड्यूस। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे? पानी के, गैस्ट्रिक जूस के, मिल्क के कि CSF के? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन है किसके प्रोडक्शन में हेल्प करेगा? पानी, गैस्ट्रिक जूस, मिल्क या फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्पफुल होगा मिल्क के प्रोडक्शन में। किसमें? मिल्क प्रोडक्शन में, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में और प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन में। नेक्स्ट वन, ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस डिसीज आर नोन एज। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिसीज को कॉज करने का काम करेंगे, प्रोड्यूस करने का काम करेंगे, क्या कहलाएंगे? पैथोजन, ग्लाइकोजन, लैक्टोजन या फिर नाइट्रोजन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे जो डिसीज को प्रोड्यूस करने का काम करेंगे, वो कहलाएंगे पैथोजन। क्या है? पैथोजन। नेक्स्ट वन इज द टेस्ट विच इज डन टू आइडेंटिफाई टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट है जो किया जाता है? एलिजा, ESR दैट मीन्स इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, विडाल टेस्ट या फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो ESR कभी कभी इन्फेक्शन में है, हाई हो जाता है किसी किसी में, और प्रेगनेंसी में भी ये थोड़ा सा हाई रहता है। तो यहाँ पर टाइफॉइड फीवर में जो डायग्नोस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट किया जाता है होता है विडाल टेस्ट। कौन सा? विडाल। आपका द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल मेथड फॉर स्टरलाइजेशन। तो मोस्ट पॉपुलर और यूजफुल मेथड कौन सी स्टरलाइजेशन के लिए? बॉइलिंग, ऑटोक्लेव, सनलाइट या फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो यदि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आप आंखें बंद करके ऑटोक्लेव पर मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट और यूजफुल मेथड है स्टरलाइजेशन के लिए। कुछ भी आप ऐसे आइटम्स जिनको स्टरलाइज करना है, क्योंकि इसमें जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनको ख़त्म करने के साथ साथ उनके स्पोर्स भी ओनली इसी मेथड से भरते हैं, बाकी कोई और मेथड ये काम नहीं कर सकती है। तो क्या? ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट वन, द गैस विच इज़ यूज्ड फॉर द फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। तो ऑपरेशन थिएटर में आपने फ्यूमिगेशन मशीन देखी होगी, तो उसमें कौन सी गैस यूज़ करके फ्यूमिगेट किया जाता है OT को? ऑप्शन में है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉर्मेल्डिहाइड, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कौन सी गैस है जो यूज़ की जाती है? तो वो है यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड गैस। कौन सी? फॉर्मेल्डिहाइड गैस। नेक्स्ट वन इज
द टेक्निक इज यूज्ड इन केस ऑफ सर्जिकल असेप्सिस। तो सर्जिकल असेप्सिस के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी? क्लीन टेक्निक, आइसोलेशन टेक्निक, स्टेराइल टेक्निक। तो सर्जिकल असेप्सिस के लिए जो टेक्निक अपनाई जाती है वो कौन सी है? वो है स्टेराइल टेक्निक। कौन सी? स्टेराइल टेक्निक। नेक्स्ट वन इज डेंगू वायरस इज। तो डेंगू किस टाइप का वायरस है? अरबो, एरिलियो, एडीज या फिर चिकनगुनिया वायरस। तो एडीज तो मॉस्क्यूटो है। बहुत सारे लोग इसी दो में ही कंफ्यूज हैं कि आंसर आप किसको देंगे। तो डेंगू का वायरस कौन सा वायरस है? तो डेंगू का वायरस है अरबो वायरस। मॉस्क्यूटो पूछे तो एडीज एगेप्टी, लेकिन वायरस पूछे तो अरबो वायरस। क्लियर। नेक्स्ट वन इज फॉर रिलीविंग पेन विच मेडिसिन इज यूज्ड। तो पेन रिलीफ के लिए कौन सी मेडिसिन देंगे? यदि किसी को दर्द हो रहा है तो कौन सी दवाई देंगे? एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स, डायरेटिक्स या फिर दर्द को दूर करने के लिए जो हम मेडिसिन देंगे वो होगी एनाल्जेसिक। इन्फेक्शन के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक, बुखार होगा तो एंटीपायरेटिक्स, लेकिन दर्द के लिए पूछा है फॉर रिलीविंग द पेन तो हम देंगे एनाल्जेसिक। अब पैरासीटामॉल जो डोलो आप खा लेते हैं, क्रोसिन खा लेते हैं, वो एक ऐसी मेडिसिन है जो आपको एज एन एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक NSAID मेडिसिन है, तो ये दोनों का काम आपके लिए करेगी। नेक्स्ट वन इज विच रूट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड इमीडिएट इफेक्ट इन द बॉडी द ड्रग इज गिवन बाय। तो कौन सा रूट है जो मोस्ट इफेक्टिव है रैपिड एब्जॉर्प्शन के लिए, इमीडिएट इफेक्ट हो बॉडी में आपको कोई भी ड्रग का, वो कौन सा रूट है? ओरल रूट, इंट्रावीनस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट या फिर सबक्यूटेनियस रूट। तो मोस्ट इफेक्टिव रूट कौन सा है रैपिड एब्जॉर्प्शन के लिए? तो वो इंट्रावीनस रूट। कौन सा रूट है? इंट्रावीनस रूट। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। और एक चीज़ और है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन में तो नहीं है आपको, लेकिन यदि एनाफ्लैक्टिक रिएक्शन के लिए किसी भी मेडिसिन की एलर्जी टेस्टिंग के लिए रूट अपनाया जाता है वो होता है आपका इंट्राडर्मल रूट, लेकिन मोस्टली वो फास्ट एब्जॉर्प्शन के लिए पूछे तो वो होता है IV रूट। नेक्स्ट वन इज एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड और एडमिनिस्ट्रेड फॉर द पर्पस। तो एंटीबायोटिक का जो यूज़ है क्यों किया जाता है या फिर क्यों एडमिनिस्टर की जाती है? टू रिलीव द पेन, टू रिड्यूस द एडिमा, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन या फिर टू रिलीव द फीवर। तो एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं इन्फेक्शन के से प्रिवेंट करने के लिए, या फिर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए। पेन के लिए एनाल्जेसिक्स दिए जाएंगे, यदि एडिमा है तो डायरेटिक्स वगैरह दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर फीवर है तो एंटीपायरेटिक्स देंगे हम, इन्फेक्शन है तो क्या देंगे? एंटीबायोटिक देंगे। नेक्स्ट वन, द ड्रग विच इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनाफ्लैक्टिक शॉक। कौन सी मेडिसिन एनाफ्लैक्टिक शॉक को ट्रीट करने के लिए दी जाएगी? एंटीबायोटिक, एंटीएमेटिक्स, एंटीवायरल या फिर एंटीहिस्टामिनिक। तो एनाफ्लैक्टिक शॉक में क्या होता है? जो हिस्टामीन है, क्या है? हिस्टामीन है, बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, आपकी बॉडी जो एनाफ्लैक्टिक रिएक्शन शो करेगी, लेकिन इसको जब ट्रीट करना है तो हमें क्या देंगे? एंटीहिस्टामिन देंगे। एंटीएमेटिक्स वॉमिटिंग के लिए है, एंटीवायरल यदि वायरल फीवर है, आपको वायरल इन्फेक्शन है तो देंगे, लेकिन एनाफ्लैक्टिक शॉक में क्या देंगे? एंटीहिस्टामिनिक। नेक्स्ट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन मीन्स विच अकर्स फ्रॉम। नोजोकोमियल का मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन में हॉस्पिटल, कम्युनिटी, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो नोजोकोमियल का मतलब है हॉस्पिटल से मिलने वाला इन्फेक्शन। आप हॉस्पिटल में गए, 48 घंटे रुके, वहाँ से डिस्चार्ज होकर घर पहुँचे, या फिर आप किसी के साथ में गए, आपको उसके साथ में ले दे के इन्फेक्शन हो गया, बुखार आने लगा, तो क्या कहलाएगा? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। और तुरंत नहीं आपको शो होगा, यदि आप 48 घंटे के बाद ही आपकी बॉडी इसको दिखाएगी, लक्षण दिखाएगी। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है? प्लानिंग, असेसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन या फिर इवैल्यूएशन। तो नर्सिंग असेसमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है असेसमेंट। क्या होगा? असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। So here is the right answer is assessment. Next one, the position which is helpful in maintaining patent clear airway of patient is। तो पर्सन का एयरवे क्लियर रखने के लिए कौन सी पोजीशन देंगे हम? सिम्स, नी चेस्ट, डॉर्सल या फिर फॉलोअर्स पोजीशन।
पेशेंट का एयरवे क्लियर करने के लिए पोजीशन देंगे हम उसको कौन सी, फॉलोअर्स पोजीशन। नेक्स्ट वन, द कंडीशन अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी इज नोन एज। तो यदि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? जॉइंडिस होगा, साइनोसिस होगा, डिहाइड्रेशन होगा कि पेलनेस होगा। जॉइंडिस तो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने के कारण होगा, डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में फ्लूइड की कमी के कारण होगा। अब बचते हैं ऑप्शन 2, साइनोसिस और पेलनेस। तो साइनोसिस होगा आपको जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी और उसके कारण ऑक्सीजन की कमी के कारण आपकी बॉडी ब्लूइश टाइप की दिखाई देगी। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर, वो है साइनोसिस। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो कंडीशन डेवलप होगी वो क्या है, साइनोसिस। नेक्स्ट वन इज द टर्म एनोरेक्सिया इज नोन एज। तो एनोरेक्सिया का मतलब क्या है, लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ स्लीव, लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर लॉस ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर जो एनोरेक्सिया है, एनोरेक्सिया का मतलब होगा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, बालों का कम होना या फिर झड़ना। एलोपेसिया है, लॉस ऑफ स्लीप, इंसोम्निया है। लेकिन एनोरेक्सिया का मतलब है यहाँ पर लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। नेक्स्ट इज टेकिपनिया इज नोन एज। टेकिपनिया का मतलब क्या है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर या फिर इंक्रीज हार्ट रेट। एपनिया है मतलब ऑक्सीजन से रिलेट करता ही कुछ है आपको। अब यहाँ पर यदि टेकिपनिया कहा है तो क्या होगा, तो टेकिपनिया का मतलब होगा यहाँ पर इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। क्या है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। ब्रेडिपनिया कहेंगे तो डिक्रीज होगा, लेकिन टेकिपनिया कहा है तो इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट वन इज असेप्सिस इज नोन एज। तो असेप्सिस को क्या कहेंगे, फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, रिलीफ फ्रॉम फीवर, रिलीफ फ्रॉम पेन या फिर रिलीफ फ्रॉम एलर्जी। तो असेप्सिस का मतलब होगा फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन से मुक्ति मिलना। नेक्स्ट इज द फैक्टर विच इज नॉट इंक्लूडेड इन एसेंशियल कम्युनिकेशन। तो एसेंशियल कम्युनिकेशन में कौन सा फैक्टर जरूरी नहीं है, रिसीवर, रिस्पॉन्स, सेंडर या फिर नॉइस। तो एसेंशियल कम्युनिकेशन की जो बेस्ट मेथड है, इसमें जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो है हल्ला, शोर होना, नॉइस करना। बाकी रिसीवर ज़रूरी है, सेंडर ज़रूरी है, रिस्पॉन्स। यदि मैंने मैसेज आपको दिया, आपने उसका कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, आपने रिसीव ही नहीं किया, तो मेरा मैसेज देने का कुछ मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर रिसीवर, सेंडर, रिस्पॉन्स ये सब ज़रूरी है, फीडबैक ज़रूरी है, रिकॉर्डिंग इनकोडिंग ज़रूरी है, लेकिन नॉइस ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इज when body temperature is rises up to 105 डिग्री फ़ारेनहीट to 106 डिग्री फ़ारेनहीट, द कंडीशन इज नोन एज। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहीट तक चला जाए तो ये क्या कहलाएगा, हाइपोपायरेक्सिया, हाइपरपायरेक्सिया, नॉर्मोथर्मिया या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो 98.6 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, लेकिन यदि इससे ज़्यादा जाता है तो हम इसको फीवर कहेंगे। लेकिन यहाँ पे कहा है 105 से 106 तक चला गया तो क्या है, ये है हाइपरपायरेक्सिया। नेक्स्ट वन इज एडमिशन बेड इज मेड एज। तो एडमिशन बेड किसके बने होते हैं, क्लोज्ड बेड है, ओपन बेड है, ऑक्यूपाइड बेड है कि ये कार्डियक बेड है। तो ये कौन से बेड है, ये है ओपन बेड। द अकरेंस ऑफ क्रॉनिक इलनेस इज ग्रेटेस्ट इन। क्रॉनिक का मतलब है जो बीमारी आपको लंबे समय से है वो किस में देखने को मिलेगी, एडोलेसेंट एज ग्रुप में, जिनकी उम्र 10 से 19 साल है, यंग चिल्ड्रंस, यंग एडल्ट्स या फिर ओल्डर एडल्ट्स। तो जो अक्रेंस ऑफ क्रॉनिक इलनेस है, वो क्रॉनिक इलनेस मतलब जिसको लंबे समय से कोई बीमारी है तो वो देखने को मिलेगी बूढ़े वयस्कों में, मतलब ओल्डर एडल्ट्स पर्सन में। किसमें, ओल्डर एडल्ट्स में। नेक्स्ट वन इज द मेजर रोल इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी इज परफॉर्म्ड बाय द। तो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है, लिवर, हार्ट, लंग्स या फिर किडनी। तो सबको पता है हमारे शरीर में पानी का जो पूरा फिल्ट्रेशन है, फ्लूइड है, उसको पूरा कौन करता है, किडनी। नेक्स्ट वन इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडीज। तो एवरेज कितना परसेंट है जो ह्यूमन बॉडी में पानी होता है, 80%, 60%, 40% की 90%। तो कितना पानी होता है, तो टोटल की बात करें हम तो कितना, 60%। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन
नेक्स्ट है यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। यदि किसी को MI आया हुआ MI अटैक है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है, तो उसके लिए क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है? हाइपोकैलेमिया, एनाफ्लैक्टिक शॉक, कार्डियक डिसअरिथमिया, फिर कार्डियक एनलार्जमेंट। क्या है जो देखने को मिलेगा? यदि किसी को MI अटैक आया हुआ है तो उसको कार्डियक डिसअरिथमिया देखने का है, जो सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा MI के पर्सन में, वो होगा कार्डियक डिसअरिथमिया। नेक्स्ट वन इज डिस्फेजिया इज़ा। तो डिस्फेजिया का मतलब क्या है? डिफिकल्टी इन राइटिंग, डिफिकल्टी इन फोकसिंग, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग या फिर डिफिकल्टी इन स्वालोइंग। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डिस्फासिया। डिस्फासिया होता तो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती, लेकिन डिस्फेजिया है मतलब डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, निगलने में कठिनाई होना। नेक्स्ट वन, साइन ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। यदि ICP बढ़ा है तो क्या लक्षण दिखाई देंगे? वीक रैपिड पल्स, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, फीवर, लेथार्जी, रैपिड वीक पल्स, फॉल इन BP, लो टेम्परेचर, स्लो बाउंडिंग पल्स, राइजिंग BP, स्टेप हाई टेम्परेचर, स्लो बाउंडिंग पल्स, फॉल्स इन BP, लो टेम्परेचर या फिर स्टेपस। क्या आपको देखने को मिलेगा? यदि पर्सन का ICP बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? स्लो बाउंडिंग पल्स होगी, BP बढ़ेगा, टेम्परेचर भी यहाँ पर हाई होने के चांसेस रह सकते हैं। नेक्स्ट इज द लेबोरेटरी टेस्ट विच कन्फर्म अ डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट है जो किया जाता है MI को डायग्नोस करने के लिए, कन्फर्म करने के लिए? सीरम कैल्शियम APTT, सेडिमेंटेशन रेट ALT, LDH, CKMB, ट्रोपोनिन, BUN। तो यहाँ पर सबसे पहले टेस्ट किया जाता है MI को डायग्नोस करके कन्फर्म करने के लिए, वो है यहाँ पर LDH, CKMB और ट्रोपोनिन, क्योंकि इनका जो CKMB है इसका लेवल क्या हो जाता है? हाई हो जाता है जब भी MI अटैक आता है। तो यहाँ पर ट्रोपोनिन, मायोग्लोबिन, इनका टेस्ट है जो किया जाएगा। नेक्स्ट इज इन स्पोरियासिस द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इन स्पोरियासिस या फिर सोरियासिस का जो मुख्य क्लिनिकल लक्षण है वो क्या है? ब्लू स्पॉट ऑन द स्किन, ड्राई शाइनिंग स्केली लीजन, एकाइमोसिस या लार्ज वेसिकल्स। क्या होगा? तो ड्राई शाइनिंग स्केली स्किन। जो यहाँ पर सोरियासिस की कंडीशन होती है, PSORIASIS यहाँ पर इन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा? मेन साइन वो होगा ड्राई शाइनिंग स्केली लीजन। नेक्स्ट वन इज एलोप्यूरिनॉल ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। तो एलोप्यूरिनॉल नाम की ड्रग है जो किस डिसीज को ट्रीट करने में यूज होती है? गटी आर्थराइटिस, फ्रैक्चर, स्पॉन्डिलाइटिस या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। तो एलोप्यूरिनॉल ड्रग ऑफ चॉइस है गटी आर्थराइटिस के लिए, क्योंकि इसमें जो यूरिक एसिड जमा हो जाता है उसको बाहर निकालने का काम यही ड्रग करेगी, एलोप्यूरिनॉल। नेक्स्ट वन इज व्हेन पेशेंट ऑन स्किन इज टेकन फ्रॉम डोनर एरिया एंड द ग्राफ्ट टू रेसिपिएंट एरिया इज कॉल्ड। जब मरीज की स्वयं की त्वचा एक स्थान से लेकर उसके दूसरे स्थान पर लगाई जाती है, ग्राफ्टिंग एरिया में लगाई जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा? प्रत्यारोपित की जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे? ऑटोग्राफ्टिंग, जीनोग्राफ्टिंग, एलोग्राफ्टिंग या फिर नन ऑफ द अबव। तो ग्राफ्टिंग आपको कई बार पढ़ाई है, जब आपकी ऑन स्किन, आपकी खुद की ऑन स्किन, यहाँ पर ये देखिए कहा गया है टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग में हमने पढ़ा है जीनोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट। तो यहाँ पर जब आपकी खुद की स्किन को लेके एक एरिया से दूसरे एरिया में लगाया जाएगा तो वो कहलाएगा ऑटोग्राफ्टिंग। क्लियर? नेक्स्ट इज प्री कैंसरस कंडीशन इन केस ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी इज नोन एज। प्री कैंसरस कंडीशन मतलब कैंसर नहीं है लेकिन हो सकता है निकट भविष्य में कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी, तो क्या कहेंगे? एर्थ्रोप्लाक्स, हाइपरप्लासिया, ल्यूकेप्लाकिया या फिर हाइपरट्रॉफी। तो यहाँ पर एर्थ्रोप्लाकिया होता है मुंह के अंदर और ल्यूकोप्लाकिया भी होता है, लेकिन प्री कैंसरस कंडीशन होगी ल्यूकोप्लाकिया, जिसमें रेड कलर के चकत्ते टाइप से आपके मुंह के अंदर बन जाएंगे, लेकिन वाइट कलर के होते हैं तो वो कहलाएगा एर्थ्रोप्लाकिया। नेक्स्ट वन,
एट द टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब द पोजीशन इज गिवन टू द पेशेंट। जब पर्सन में आप एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे? सुपाइन, प्रोन, सिंसलेटरल या फिर हाई फॉलोअर्स पोजीशन। पर्सन को जो पोजीशन दी जाएगी वो होगी हाई फॉलोअर्स पोजीशन। नेक्स्ट वन, इन कोलीलिथियासिस द डाइट इज एडवाइज टू द पेशेंट इज। कोलीलिथियासिस का मतलब होगा किडनी स्टोन। अब यहाँ पर किडनी स्टोन है तो पर्सन को कौन सी डाइट दी जाएगी? रिड्यूस्ड प्रोटीन डाइट, डिक्रीज फैट डाइट, इंक्रीज कैलोरी डाइट या फिर इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो कौन सी डाइट पर्सन को दी जाएगी? तो वो होगा डिक्रीज्ड फैट डाइट। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ हेपेटाइटिस विच कॉज्ड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो कौन सा टाइप है जो हेपेटाइटिस का जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होगा? ए, बी, सी या फिर डी? सबको पता है यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण मेनली होता है हेपेटाइटिस सी। होने के चांसेस सभी होंगे। हेपेटाइटिस बी जनरली निडल प्रिक इंजरी से या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन से हो सकता है, सेक्सुअली भी हो सकता है आपको, लेकिन इस तरीके से कहें कि ओनली आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो होगा हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस ए और ई फीकोरल रूट से होता है। नेक्स्ट वन, द सर्जरी इज परफॉर्म्ड इन केस ऑफ कोलोन कार्सिनोमा। तो कोलोन कार्सिनोमा के लिए कौन सी सर्जरी परफॉर्म की जाएगी? लोबेक्टोमी, लंपेक्टोमी, गैस्ट्रोटोमी या फिर कोलोनेक्टोमी। तो कौन सी सर्जरी की जाएगी? तो होगी कोलोनेक्टोमी, जिसमें कोलोन को है जो रिमूव किया जाएगा। कोलोन हम किसको कहेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन को। नेक्स्ट वन, कुसिंग सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। तो कुसिंग सिंड्रोम किसके द्वारा होगा? इंक्रीज्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, इंक्रीज्ड थायराइड हार्मोन, इंक्रीज्ड एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कुसिंग सिंड्रोम होगा आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन के लेवल बढ़ने के कारण। नेक्स्ट इज हाइपोथायरॉयडिज्म इज कॉज्ड बाय सीक्रेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ विच हार्मोन। तो हाइपोथायरॉयडिज्म किस हार्मोन की क्वांटिटी बढ़ने के कारण होगा? डिक्रीज थायरॉक्सिन, इंक्रीज थायरॉक्सिन, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन या फिर डिक्रीज इंसुलिन हार्मोन। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरॉक्सिन हार्मोन ही सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है और ये होगा आपका क्या? डिक्रीज थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट इज इन रिकेट्स डिसीज द टाइप ऑफ पेल्विस में हैव रिस्केज। तो रिकेट्स बीमारी में किस प्रकार की पेल्विस होने का रिस्क रहेगा? गायनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड, प्लेटिप्लॉइड या फिर कॉन्ट्रैक्टेड। तो ये होगी कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। सिकुड़ी हुई पेल्विस होने का डर ज़्यादा रहेगा यदि रिकेट्स है तो। नेक्स्ट इज द पेल्विस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बोन्स। पेल्विस में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? यहाँ पर आप बताइए आंसर। 3, 2, 4, 5। श्रोणी में कितनी बोन्स होती हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और लास्ट क्वेश्चन है द मेन कॉज ऑफ मेनोपॉज। तो मेनोपॉज का मेन रीजन क्या है? लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन या लैक ऑफ एस्ट्रोजन। मेन कॉज होता है मेनोपॉज का लैक ऑफ एस्ट्रोजन। जब आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन नहीं होता है, मेनोपॉज वाले पर जो लेडीज़ होती हैं उनमें जनरली ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस भी इसीलिए ज़्यादा होते हैं एस्ट्रोजन की कमी के कारण। एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, वो है पेल्विस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बोन्स। तो पेल्विस में कितनी हड्डियाँ होंगी, कितनी बोन्स से मिलके बनेगा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। आज का पेपर तो ये था राजस्थान का 2011 का पेपर। आई होप आपने पूरा पेपर है जो देखा है। दोनों पार्ट आप फर्स्ट पार्ट में हमने 60+ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बाकी रिमेनिंग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।